320 हमारा ऐसे नंबर याद कैसे रखते हैं, तो मैंने कहा 32 हमारे दांत हैं, 32 हमारे दांत हैं जिनसे हम चबाते हैं फूड का मटेरियल। तो मैंने कहा 32 दांत से चबाते हैं फूड का मटेरियल, तो ये हो गया मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है वाई एंड कंपनी। सर वाई एंड कंपनी क्या करती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव कम अक्रॉस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी दैट सर्टेन मशीनरी हैड बीन इंपोर्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इस लाइन में तो कुछ मजा नहीं आया, अगली लाइन पढ़ते हैं। Although the auditors have applied the concept of materiality for the financial statement as a whole, they now want to re-evaluate the materiality concept for this transaction involving foreign exchange. Give your views in this regard. मुझे एक बात बताओ, क्या आपने re-evaluation of materiality का concept पढ़ा है? The answer is yes. हम जब भी ऑडिट कर रहे होते हैं और हमको कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं जिसकी वजह से हमको ये फीलिंग आती है कि यार हम मटेरियलिटी डिफरेंट डिटरमाइन करते हैं, अगर हम ऑडिट के स्टार्टिंग में होते तो हमको मटेरियलिटी फिर से कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर हम मटेरियलिटी चेंज करते हैं तो हमारे अंदर एक और सवाल आता है कि क्या हमको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। एंड जैसी मटेरियलिटी चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इंस्टेंट केस में क्या हुआ, एज द ऑडिटर हैज अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल बट दे नाउ वांट टू रीवैल्यूएट द मटेरियलिटी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे 320 की कहानी लिखेंगे, मटेरियलिटी एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी auditor shall determine the materiality for financial statement as a whole. He should set the benchmark. बेंचमार्क हमको बनाना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ABCD। ये हमारे ABCD आ गए, ABCD आ गए फॉर विच मटीरियलिटी फॉर लेस देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी जो मटीरियलिटी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए बनाई है उससे कम मटीरियलिटी हम सेट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ABCD यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली, क्या सबसे पहले तो जब आप ऑडिट की स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की मटीरियलिटी बनाते हो। फिर अगर आपको लगता है कि किसी ABCD के लिए लोअर मटीरियलिटी होनी चाहिए तो आप लोअर मटीरियलिटी सेट करके चलते हो। प्लस एक बात और ध्यान में रख के चलना, अगर आपको लोअर मटेरियलिटी लगती है तो फिर आप मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करते हो फॉर दैट पर्टिकुलर ABCD यानी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। दूसरी चीज इन्होंने बोली क्या, ऑडिटर शैल रिवाइज द मटेरियलिटी इन इवेंट ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर वो इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है जो अगर पहले पता होती तो फिर वो लेसर मटेरियलिटी डिटरमाइन करता, तो फिर वो भाई साहब अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज करेगा। और अगर उसको लगता है लोअर मटेरियलिटी रखनी है तो फिर वो देखेगा कि क्या उसको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बदलने पड़ेंगे। अगर बदलने पड़ेंगे तो फिर वो बदल के चलेगा। सो 10 जो वाई अपनी मटेरियलिटी को रिवाइज करना चाहता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे 320 हम कोट करके चलेंगे और फिर हम बोलेंगे कि हम अपने ऑडिट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते वक्त मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल निकालते हैं। अगर हमको लगता है किसी पर्टिकुलर ABCD अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर के लिए लोअर मटेरियलिटी होती है तो हम लोअर मटेरियलिटी निकाल के चलेंगे। एंड एक बात को और ध्यान में रखना, मैंने कहा क्या, अगर लोअर मटेरियलिटी करने से हमको एक चीज और चेक करनी है, वेदर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप। सर फैप यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, क्या वो फैप एप्रोप्रिएट है? अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो अकॉर्डिंगली वी विल रिवाइज आवर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। हम वो क्या कहते हैं उसको रिवाइज करके चलेंगे। जल्दी से बताइए यस और नो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी May 18 न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जल्दी से बताइए। मानसी जी, दीज आर द लाइव सेशंस। तो ये लाइव सेशंस हैं। ये लाइव सेशन का क्या मतलब होता है? लाइव, उसके बाद टाटा बाय बाय, इस तरीके से लाइव सेशंस चलते हैं, राइट? यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दिव्या जी, आपको मिल जाएगा ड्राइव पे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, आई विल टॉक टू द टेक्निकल टीम, आपको हम अवेलेबल करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए बस। यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 2 की। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है व्हाट आर द फैक्टर्स, सीधा लास्ट लाइन पढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियलिटी व्हाइल ऑडिटिंग। सर एक बात बताओ, यहां पे क्वेश्चन में गलती क्या है? सर क्वेश्चन में गलती है बेंचमार्क की बात होनी चाहिए थी, क्वेश्चन में गलती है बेंचमार्क की बात होनी चाहिए थी। हम बेंचमार्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो बेंचमार्क निकल के आता है उस पे परसेंटेज अप्लाई करके मटेरियलिटी निकालते हैं। जो बेंचमार्क आता है उस पे परसेंटेज अप्लाई करके मटेरियलिटी निकालते हैं। तो द क्वेश्चन शुड बी कैसे बेंचमार्क आइडेंटिफाई करना चाहिए? तो आपको याद रखने रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले तो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आप बोलोगे क्या, सबसे पहले हम किस पे फोकस जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्या है सर? ओनर ऑफ द कंपनी है, तो एंटिटीज, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड द वे इट इज फाइनेंस। फिर आपको पता है भी पीछे मुकेश अंबानी सर की
हेल्थ खराब हो गई थी एंड कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी आ गई, रिलायंस का शेयर बुरी तरह गिर गया। तो वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। और रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा अटेंशन रहता है मुकेश अंबानी पे, तो आइटम्स वेयर द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड्स टू बी फोकस्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंबानी जी की लाइफ साइकिल खतरे में आ गई थी, तो नेचर ऑफ द एंटिटी, वेयर द एंटिटी इन इट्स लाइफ साइकिल, यही 4-5 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। फिर से बताओ, सबसे पहली बात आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा अटेंशन किस पे जाता है, मुकेश अंबानी जी पे जो ओनर है ऑफ द कंपनी, द नेचर एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। प्लस हमको और क्या ध्यान में रखना है, जब अंबानी जी की तबियत खराब हो जाती है तो वोलेटिलिटी आ जाती है, शेयर हड़बड़ाने लगता है, वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई पॉइंट रहा ही नहीं, पांचों के पांचों पॉइंट हो गए, लास्ट लीस्ट का कोई बात ही नहीं है, लास्ट लीस्ट की कोई बात ही नहीं है। यही बात हमको ध्यान में रख के चलनी है। फटाफट बताइए, क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं? ऐसे 320 हमारा बढ़िया तरीके से यहां कवर हो जाता है। इज ऐसे 320 डन, डनाडन डन? जल्दी से बताइए, क्या ऐसे 320 के ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, क्या आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है? फटाफट बताइए, यस और नो, बताओ। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ऐसे 330 के पास। सर ऐसे 330 यानी ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, इसका सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन क्या चलता है सर? ये वाला, फैक्टर्स दे वारंट रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, हमको देखने इसमें या तो कोई डेफिशिएंसी होगी या फिर चेंजेस होंगे, यानी कंट्रोल्स की हमने एक बार टेस्टिंग कर ली, दोबारा टेस्टिंग की कब जरूरत पड़ सकती है? या तो कंट्रोल्स में कोई डेफिशिएंसी थी, हमको लग रहा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है, या जनरल आईटी कंट्रोल्स डेफिशिएंट है, या फिर हो गए हैं चेंजेस। मैंने कहा चेंजेस का क्या मतलब है? जो बंदा कंट्रोल चला रहा था वो पर्सन ही चेंज हो गया, ओके। और क्या चेंज हो गया? तो मैंने कहा और चेंज हो गए सर्कमस्टेंसेस, हालात चेंज हो गए। तो 4 बातें तो यही हो गई। मैंने कहा क्या क्या? सबसे पहली बात है डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरी चीज है जो बंदा मॉनिटर करता है कंट्रोल को वो भी डेफिशिएंसी में कैरी कर रहा है, डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल। तो ये 3 बातें हमने याद रखनी है। सर क्या क्या पॉइंट हो गए? डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, डेफिशिएंट जनरल आईटी एनवायरनमेंट। उसके बाद मैंने बोला कि भाई ये जो कंट्रोल है ना, ये ऑटोमेटेड नहीं, ये मैनुअल कंट्रोल है, तो सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट टू द रेलिवेंट कंट्रोल, और जो मैनुअल बंदा था यही चेंज हो गया। सो द पर्सोनल चेंजेस दैट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। तो 5 पॉइंट तो हमारे यूं ही हो गए। मैंने कहा 5 पॉइंट जल्दी से बताओ। सर सबसे पहली बात तो हमारा डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट है, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल है। मैंने कहा डेफिशिएंसी वाली बातें हो गई। अब इंसानों वाली बात बताओ। मैंने कहा ये कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट अटैच टू द कंट्रोल, और जो बंदा कंट्रोल चला रहा था वो पर्सोनल ही चेंज हो गया, पर्सोनल चेंजेस, और आदमी भी चेंज हो गया, हालात भी चेंज हो गए, चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। यहां हमारे 5-6 पॉइंट बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? जल्दी से बताओ यस और नो। यहां हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो जाता है। एमटीपी अक्टूबर 19, आरटीपी नवंबर 18। और मजे की बात बताऊं, आरटीपी में 22 में भी यही क्वेश्चन आया है, आरटीपी में 22 में भी यही क्वेश्चन आया है। तो क्या मजे की बात है, पूरा क्वेश्चन टन टनाटन टन। जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? क्या बात है गायत्री जी, मजा करा दिया तो आपने, पार्टी वाला दिन बन गया। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आती है बात सर क्वेश्चन नंबर 2 की। सर क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात करता है? व्हाइल कैरिंग आउट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ लार्ज एंटिटी, व्हाट आर द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये क्वेश्चन एक बार आराम से रीड करते हैं। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, नोट्स में भी आई डोंट थिंक इतने अच्छे से क्लैरिटी से दिया हुआ है। अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, और इसको भी बिल्कुल दिल से कवर करके चलेंगे। सारे बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। Essay 330, Auditor's response to assessed risk. It requires the auditor to design and perform substantive procedure for each material class of transaction ABCD. देखो ABCD के लिए हमको काम करना पड़ता है सारा का सारा, right? Irrespective of the assessed risk of material misstatement, the requirement reflects the fact that auditor's assessment of the risk is judgmental. ठीक है भाई? So it may not identify all the risk of material misstatement. हो सकता है हमको कोई risk of material misstatement रह जाए, तो जरूरी नहीं है कि हमको सारी risk of material misstatement मिलेंगी। And there are inherent limitations to the internal control, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज इसमें बोला क्या
जब हम असेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ये जजमेंटल चीज है, तो कोई रिस्क छूट सकती है। दूसरी बात इन्होंने बोला इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल जो होते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, एग्जांपल मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस हमको क्या लगता है सर, हमको लगता है सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करने चाहिए, ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने चाहिए, वही सफिशिएंट होंगे टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। सिर्फ हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर से काम चल जाएगा, या फिर ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर एप्रोप्रिएट। तो आप सबको ये बात पता होगी कि भाई जब हम बात करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की तो उसमें तो दो ही प्रोसीजर्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और दूसरी हम बात करते हैं सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के दो बच्चे होते हैं, मैंने कहा क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और कौन सा आता है सर, एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ आता है टेस्ट ऑफ डिटेल। तो पहले तो हमने यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात कर ली, हो सकता है कोई रिस्क छूट जाए, और कंट्रोल्स में हमने बोला कि टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स में हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। फिर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए कहा हो सकता है ये सफिशिएंट हो, या फिर हमने बोला टेस्ट ऑफ डिटेल सफिशिएंट हो, ये भी सफिशिएंट हो सकता है, ये भी सफिशिएंट हो सकता है, या फिर ये दोनों मिला के भी हम यूज कर सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बी मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क। तो पहले रिस्क की बात करी, फिर कंट्रोल की बात करी, फिर हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात करी, एंड लास्ट में हम बोलेंगे बेस्ड ऑन द अबव the auditor's substantive procedures would include the following audit procedures related to financial statement closing process। जिस बच्चे ने आर्टिकलशिप अच्छे से करी है वो इसको जानता होगा, FSCP। सर FSCP का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, यानी आखिरी में आप कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह डालते हैं, आखिरी में आप इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से रिव्यू करा जा रहा है कि क्या हमारी अमाउंट्स लेजर की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सब टैली कर रही हैं। तो यही पॉइंट होता है एग्रीइंग और रिकंसाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनिंग द मटेरियल जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट, जिसके लिए आप एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट का दिमाग खाते हो, जिसके लिए आप एज एन ऑडिटर मैनेजमेंट से जाके पूछते हो भाई साहब ये कौन सी एंट्री डाल दी आपने। तो यही 4-5 बातों की आपने इसमें डिस्कशन करके चलनी है। नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था, बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना, रिस्क की बात, इंटरनल कंट्रोल की बात, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात, और आखिरी में आपने FSCP की बात करनी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। क्या बात है, क्या बात है। वीडियो ब्लर है सर, मैंने जानबूझ के ब्लर नहीं कर रखी, ठीक है, तुम अपना इंटरनेट चेक कराओ, जल्दी से इंटरनेट वाले को बोलो कॉल करके, भैया जी जल्दी से इंटरनेट ठीक करो, ब्लर आ रही है वीडियो। मैंने तुमको ब्लर थोड़ी करके दी है वीडियो, राइट? व्हाट आर यू वॉचिंग? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। इज 330 क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या 330 क्लियर है? राइट, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। वीडियो क्वालिटी इज गुड, वेरी वेरी गुड, यस सर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। अब आती है बात सर ऐसे 402 की, अब आती है बात ऐसे 402 की। आई थिंक दिस वाज लास्ट ऐसे फॉर टुडे। चलो देखते हैं, ऐसे 410 की बात करते हैं। ऑडिटर्स कंसीडरेशन रिलेटिंग टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे हम रिलेट करते हैं टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आप सबको पता है कि एंटिटी अपना कुछ पार्ट आउटसोर्स कर देती है, तो हम अब एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक बार रीड करो और मुझे बताओ क्या होना चाहिए, फटाफट रीड करो और मुझे बताओ क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए रीड करके क्या होना चाहिए, फटाफट शुरू हो जाइए। ये जो कमाल कमाल के बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं ना, नालायकों, तुम बेटा बुक खरीदो, ठीक है, बुक खरीदो मेक माई डिलीवरी से, जल्दी से जाके जल्दी से जल्दी से जल्दी से मुझे रीड करके बताइए। अरे तुम अपने कोई सा भी क्वेश्चन बैंक खोल लो, एनी क्वेश्चन बैंक विल वर्क विद दिस वीडियो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ICAIG के हैं। जल्दी से रीड करिए और मुझे बताइए क्या होना चाहिए। रेफरेंस नहीं डाल सकते, रेफरेंस नहीं डाल सकते, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक बात बोलूं, मैं एक बात बोलूं, हाँ सर एक बात बोलो। 500 लोग, 500 लोग, 500 people are watching the video and only 200 likes। बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है, कमाल करते हो पांडे जी, क्या कर रहे हो आप। 500 लोग वीडियो देख रहे, 200 लाइक, क्या कर रहे हो तुम, हैं? फिर ICAI को बोलते हो पास परसेंटेज कम रखते हो, अपने आप को देखा है तुमने, हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हमेशा रोज हम 5 बजे मिलते हैं, सबने बिल्कुल जल्दी से बताना है।
These live sessions are magical. मुझे पता है कि एक हीरे की कीमत एक जौहरी ही कर सकता है, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए सर इस केस में। मैं आपको बताता हूं, ENN लिमिटेड, सर इसने क्या किया था, इसने सर्विसेज ली APP प्राइवेट लिमिटेड की फॉर पेरोल ऑपरेशन। पेरोल कॉस्ट अकाउंटेंट ने पेरोल कॉस्ट अकाउंट्स फॉर अराउंड 65% ऑफ द टोटल कॉस्ट। APP लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द टाइप 2 रिपोर्ट एज स्पेसिफाइड इन SA 402। टाइप 2 रिपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ कंट्रोल की बातें नहीं की जाती, उसके ऊपर ओपिनियन भी दिया जाता है कि वो कितना ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली। APP प्राइवेट लिमिटेड हैज आल्सो आउटसोर्स्ड द मटेरियल पार्ट ऑफ पेमेंट ऑपरेशंस in such a way that SMP and Associates is a sub-service organization. The Type 2 report which was provided by APP Private Limited was based on the carve-out method. Carve-out method का मतलब पता है? कार्व आउट मेथड का मतलब पता है? हाँ सर, कार्व आउट मेथड का मतलब पता है कि जब एपीपी प्राइवेट लिमिटेड अपनी रिपोर्ट देगी तो फिर वो एसएमपी एंड एसोसिएट्स के इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं करेगी, वो इसके इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं करेगी। सीए रमन while reviewing the unmodified audit report drafted by his assistant found that a reference has been made to the work done by the service auditor। मुझे एक बात बताओ, क्या सर्विस ऑडिटर के वर्क पे हम रेफरेंस कर सकते हैं? द आंसर इज नो, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो आपने यही बात करनी है यहां पे कि सबसे पहली बात, प्लस उसने आस्क किया अपने असिस्टेंट को रिमूव सच रेफरेंस and modify the report accordingly. Comment whether CA Raman is correct in removing the reference। तो भाई साहब रिमूव तो करना पड़ेगा, और अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो भी रेफरेंस देके चल सकते हो, याद रखना, तो भी आप मॉडिफिकेशन में रेफरेंस देके चल सकते हो, बट अल्टीमेटली responsibility of the opinion lies in the hands of auditor। वो ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है at the end of the day, and this reference does not reduce the or does not diminish the responsibility of the auditor। तो आपने बस यही बात ध्यान में रखनी है। The user auditor shall modify the opinion as per SA 705 if he is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the services provided by service organization। तो बेसिकली ये लिमिटेशन ऑन स्कोप का केस है। The user auditor shall not refer to the work unless required by law or regulation, जो मैंने आपको बात बताई। और एक बात और रखना है कि अगर हमने रेफर किया है तो अल्टीमेटली ये बात ध्यान रखना, it shall indicate that the reference does not diminish the auditor's responsibility for audit opinion। In view of the above, contention of CA Raman in removing the reference is in order। उसने कोई गलती नहीं करी रेफरेंस हटा के, and ultimately he cannot refer to the work of service auditor। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए yes or no, is this point clear? क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? MTP अप्रैल 21 का क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट बताइए yes or no, is क्वेश्चन नंबर 1 क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, एक सेकंड देना यार, एक सेकंड, ये बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, टाइम पास करने आ गए हैं यार, एक मिनट। वेरी गुड, चलो जी, हाँ आओ जी शुरू करें। एक मिनट और दो प्लीज। वेरी गुड, चलो जी, हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगेन दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन December 21, तो मैं स्किप करके चल रहा हूं, ठीक है। मैं पहले ही मैं आपको क्या दे रहा हूं, ये एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि December 21 में ICAI ने इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है, सो नॉट दैट मच रेलिवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हमको नहीं पता कि ये ICAI का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो फिर हमको इसको इस तरह से डील करके चलना पड़ेगा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। सर क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात करता है कि हमको ये देखना है व्हेन अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म सर्विस फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 अल्टरनेट मेथड्स। मुझे एक बात बताओ, 2 अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होते हैं? इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड। वेरी गुड। द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस व्हिच मेथड विल बी यूज्ड। As a user auditor, what information will you obtain about the controls at the sub-service organization? तो sub-service organization के केस में ना आपने बस इतना बोलना होता है कि now we will not limit our audit procedures to the service organization। हम sub-service organization तक भी जाएंगे। और एक बात बताओ, जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करता है तो वो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट शेयर करता है। उसमें उसके पास 2 ऑप्शन होता है कि whether to include information about the internal controls at sub-service organization, and these 2 methods are called inclusive method and carve out method।
अगर उसने कार्व आउट मेथड ऑप्ट कर लिया तो वी विल हैव टू अप्लाई द सिमिलर ऑडिट प्रोसीजर्स एज वी अप्लाई ऑन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो 4-5 ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे, या तो घर बैठे बैठे आप सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मंगा लो उसको कॉल करके। दूसरा पॉइंट क्या था, हम किसी सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट यूज कर लेंगे, या फिर वी विल यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल्स एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो यही हमको बातें करनी होती है, या फिर हम टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की मंगा लेंगे। तो यही बातें आपने करनी है ऐसे 402 प्लस आप सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या देखते हो, अंडरस्टैंडिंग में वही सारी बातें आ जाएंगी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, फिर उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ये वाली बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है। फिर मैंने आपको ये बात बताई, टाइप 1 रिपोर्ट भी आ सकती है, टाइप 2 रिपोर्ट भी आ सकती है, एंड ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की पूरी उसको हमने छूट दे रखी है कि भाई वो अपनी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको डिटेल्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर देना चाहता है तो इंक्लूसिव मेथड, नहीं देना चाहता तो कार्व आउट मेथड, और अगर कार्व आउट मेथड है तो भाई साहब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनको एक्सटेंड कर देंगे टू द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो एक्सक्लूड करता है कंट्रोल एट सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट वी विल डू, द यूजर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 402 इन रिस्पेक्ट ऑफ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भी हमारा काम का नेचर एंड एक्सटेंट होगा इट विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोस सर्विसेज। राइट, जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट मुझे बताइए यस और नो। थैंक्स अलॉट संचिता, थैंक्स अलॉट संचिता। मुझे पता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के मैं सच्ची बताऊं इट इंक्रीजेस माय मोटिवेशन टू टेक दीज लाइव सेशंस फॉर यू। जल्दी से बताइए क्या ये चारों पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं। देखो मई 2015 का क्वेश्चन है, आ नहीं सकता क्या पेपर में, आ सकता है, क्यों छोड़ के जाना है, क्यों छोड़ के जाना है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर अगला क्वेश्चन है ड्यूराफोन का। ड्यूराफोन में 18 ओल्ड सिलेबस, इसमें हमको क्वेश्चन में बस इतनी सी बात समझनी है। जब हम ऐसे 402 की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको याद है सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि भाई जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ऑडिट के लिए रेलिवेंट कब होगी। मैंने कहा वो ऑडिट के लिए तब रेलिवेंट होगी जब वो सर्विसेज जो दे रही है वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो हमको यहां पे बस यही चेक करना है कि एज एन ऑडिटर ऑफ मोबाइल कंपनी enumerate the factors to be taken into consideration relating to financial reporting। यानी क्या वो जो सर्विसेज है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट कर रही है कि नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की, यानी स्कॉट, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से प्रोसीजर से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। फिर थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कहां रिकॉर्ड होती है, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट कैन बी ऑटोमेटेड, मैनुअल रिकॉर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। उसके बाद पोस्ट द ट्रांजैक्शन, रेक्टिफाई द ट्रांजैक्शन व्हेन रिक्वायर्ड, एंड फाइनली समराइज एंड पोस्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने तुमको फोर्थ पॉइंट में कहा था कि फर्स्ट पॉइंट ने सिग्निफिकेंट की बात करी, नॉन सिग्निफिकेंट की बात क्या करेगा। तो मैंने कहा बोला था हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चार बातें तो यहां पे हो गई। पहले हमने स्कॉट्स की बात करी, सर ये जिम वाले स्कॉट्स नहीं है, ये जिम वाले स्कॉट्स नहीं है, स्कॉट्स का मतलब है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा मैंने बोला था जिस प्रोसीजर से वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तीसरा कहां रिकॉर्ड होती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। एंड फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट की बात तो हो गई, नॉन सिग्निफिकेंट की बात कौन करेगा। तो मैंने कहा नॉन सिग्निफिकेंट की बात फोर्थ पॉइंट में हो जाती है। तो ये चार बातें हमने करी थी डिस्कस। फिर फिफ्थ पॉइंट में हमने बात की थी नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज की। भाई ये जो नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है, अनयूजुअल एंट्रीज है, इनके रिगार्डिंग आपके क्या कंट्रोल प्रोसेसेस है, एंड FSCP, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड कंट्रोल्स रिगार्डिंग द जर्नल एंट्रीज। यही 5-6 पॉइंट्स आपने बढ़िया तरीके से ध्यान में रख के चलने हैं। जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स आपको रिकलेक्ट हो रहे हैं। तो वी विल मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। जल्दी से बताइए क्या ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं, फटाफट बताइए। एक्चुअली लर्निंग विद फन, ग्रेट ग्रेट वर्णिता, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है श्रेया जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार लाइक्स की तादाद देख लें, वेरी वेरी गुड। सो वी हैव रीच्ड 350 लाइक्स एंड मैं बताऊं मेरे को सिर्फ 300 चाहिए थे, आपने मुझे एक्स्ट्रा 50 दिए हैं, ये सब आपका प्यार है और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए सर, चलिए सर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी गेट्स इट्स अकाउंटिंग डेटा प्रोसेस्ड बाय अ थर्ड पार्टी टू अचीव कॉस्ट रिडक्शन। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हाट आर द एडिशनल प्रिकॉशंस और चेक्स यू वुड कंसीडर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे ऐसे 402 की खुशबू आ रही है? द आंसर इज यस। हम अपना अकाउंटिंग डेटा प्रोसेस कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी से, यानी हमने आउटसोर्स कर दिया, हमने किसी और से सर्विस ली, तो हमने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया। तो 402 की तो पहले आप बातें लिखेंगे कि भाई कैसे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो, ऑलरेडी कवर्ड इन द अपर क्वेश्चन। फिर आप बोलोगे
कि ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से, तो भाई साहब यहां पे मैंने आपको एक ऑथर्स टिप दी है दैट देयर कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन दिस पैरा। तो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ द सर्विसेज कैन बी अवेलेबल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ये इस क्वेश्चन का एडिशनल पॉइंट है। एंड इस चीज पे आईसीआई एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कहां कहां से मिलेगी, एंटिटी की यूजर मैनुअल्स, सिस्टम ओवरव्यूज, टेक्निकल मैनुअल्स, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आपने सुना होगा अपने आर्टिकलशिप में एसएलए, तो एसएलए वगैरह से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रिपोर्ट्स बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की रिपोर्ट, रिपोर्ट बाय द सर्विस ऑडिटर इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट लेटर, यहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल मैनुअल्स, और कहां कहां से मिल सकती है, मैंने कहा था एसएलए यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, प्लस एक सेकेंड इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, और हमको मैनेजमेंट लेटर से भी ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये कुछ 4-5 एरियाज है। प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इनको जरूर रीड करके जाइएगा, इनको जरूर रीड करके जाइएगा। इसके ऊपर भी अलग से आपके पास एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको ध्यान में रख के जाइएगा, प्लस आपको ये नॉलेज इस तरह से मिल जाएगी। हाउ डज एन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। अगेन इस क्वेश्चन पे मेरे पास एक डाउट आया था कि सर ये चीज नोट्स में कवर्ड नहीं है, तो इसको भी एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन के बारे में ही बताओगे। देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे, तो आप भी डिस्क्रिप्शन की बात करोगे। और ये बनाएगा कौन, मैंने कहा मैनेजमेंट। क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन देगा? द आंसर इज नो। नालायक थोड़ी ऑडिटर की, वो काम थोड़ी करेगा, मैनेजमेंट का काम है इंटरनल कंट्रोल करना। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को उठा लो और डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। अ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ the service organization system control objective and related control plus a report by the service auditor। अब इस इंटरनल कंट्रोल की डिस्क्रिप्शन पे हम रिपोर्ट बनाएंगे रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। हमारा ओपिनियन क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है कि भाई डिस्क्रिप्शन से जो सिस्टम है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, रिलेटेड कंट्रोल है, कितना इंटरनल कंट्रोल सूटेबल है, प्लस हमने क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया और उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, तो इसकी बात करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन और टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस में बस 2 बातें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन कौन देगा, मैंने कहा मैनेजमेंट। उसमें वो बताएगा सिस्टम्स क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंट्रोल प्रोसेसेस क्या है। फिर हम अपनी रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट बाय द सर्विस ऑडिटर। रिपोर्ट बाय द सर्विस ऑडिटर में 2 चीजें आएंगी, मैंने कहा क्या क्या। सबसे पहली बात तो हमारा ओपिनियन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड उनके इंटरनल कंट्रोल, प्लस हमने जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया और उस पर क्या ओपिनियन निकल के आया। बस यही बातें हमको ध्यान में रख के चलनी है। जल्दी से बताइए क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं, जल्दी से बताइए, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट बताओ, इज क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? जल्दी से टेल मी यस और नो। और हमारे आधे घंटे भी हो गए, हमारे आधा घंटा भी हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, फटाफट अपनी आंखें बंद करो, फटाफट अपनी आंखें बंद करो। जो भी बच्चे वीडियो देख रहा है अभी चैट बॉक्स पे लिखो आंखें बंद और अपनी आंखें बंद करो फटाफट से। जल्दी से सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे। जो जो बच्चे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है जल्दी से वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो। जो जो शैतान नटखट बच्चे बिना वीडियो को लाइक करे ऐसे वीडियो देखते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो पहले तो वीडियो को लाइक करो और अपनी आंखें बंद करो फटाफट। बंद, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बस अब आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस लो। Take a deep breath in. Now slowly, slowly, slowly breathe out. Take another deep breath in. Hold, hold, hold. Now slowly, 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 slowly breathe out. जल्दी से अपने हैंड्स रब करो, जल्दी से अपने हैंड्स रब करो, सारे बच्चे अपने हैंड्स रब करो, वेरी गुड। और इन हाथों को अपनी आंखों पे लगाओ। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर होल डे। आई होप आपका ये जो आगे का दिन है एकदम मजेदार जाए, एकदम अच्छा जाए। अपने सारे टारगेट्स दिल से अच्छे से अचीव करने हैं आपने, बिकॉज ये जो अभी समय आपका चल रहा है बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अपना एक एक मिनट, एक एक घंटा सोच समझ के सही जगह पे लगाइए एंड कोशिश करिए कि बस अब आपने हार नहीं माननी, जीत और मंजिल बहुत पास है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा, बाय बाय।